नया टॉपिक शुरू करना है, नया चैप्टर ही समझ लो। वो कौन सा है? इनकम। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, 22 से 27। नहीं, सबसे टफ तो बाद में आएंगे, कैपिटल गेन वगैरह, पीजीबीपी वगैरह वो होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखना है हमने, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इस हेड में इनकम कौन सी आएगी। इस हेड में इनकम कौन सी आएगी? जैसे हम कर रहे हैं इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले ये देखना है कि हाउस प्रॉपर्टी में इनकम कौन से आएगी, कौन सी इनकम को हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बोलेंगे। क्योंकि हमने क्या कहा, हर हेड की इनकम निकालने के लिए खर्चे उसके हिसाब से माइनस होंगे, है ना भाई। हमने क्या किया था, हम तो क्या बनाते हैं, देखो सपोज करो, क्या करो तुम, है सुन ले इधर, ठीक है, ये पीडीएफ में नहीं मिलेगा ये जो मैं बता रहा हूँ। अब जैसे क्या है कि सपोज करो तुम अपना पीएनएल बना रहे हो, अपना क्या है, पीएनएल बना रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो। ठीक है, यहाँ पे तुमने पर्टिकुलर्स लिखते थे, अमाउंट लिखा, पर्टिकुलर अमाउंट ऐसे बनाते थे। यहाँ सारे क्या लिखते थे, एक्सपेंसेस लिखते थे। ठीक है, तुम्हारे हाउस प्रॉपर्टी सपोज मान लो यहाँ तुम्हारी इनकम हुई 10 लाख रुपए, कितनी हुई, 10 लाख रुपए। अब ये तो तुम पीएनएल बनाते हो अपने लिए, पहले किसके लिए बनाते हो, अपने लिए। तो यहाँ तो तुम क्या करोगे, एक्चुअल जो एक्सपेंसेस होंगे वो माइनस करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, फिर अपना प्रॉफिट निकालोगे। ठीक है, एक तो तुम ये पीएनएल बनाते हो ना, ये हर एक बंदे का अपना अलग अलग बनेगा, हर एक बंदे के खर्चे अपने अलग होंगे। कोई लगाएगा 1000 वाला पेंट, कोई लगाएगा 10,000 वाला पेंट, है ना। कोई रिपेयर कराएगा तो कौन सा मटेरियल लगाएगा, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। कोई 10 साल तक रिपेयर नहीं करवाएगा, कोई हर साल कुछ ना कुछ करवाता रहेगा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है कि कौन बंदा सही बोल रहा है, कौन बंदा झूठ बोल रहा है कि नहीं है। अब देखो, ये तुमने अपने लिए बना दिया, अपने लिए सपोज तुम्हारी निकल गई 6 लाख की इनकम। अब तुम्हें बनाना है इनकम टैक्स के लिए, वहां तुम ऐसा पीएनएल बना दोगे कि तुम इसे लॉस में निकाल दोगे। इस साल हाउस प्रॉपर्टी से लॉस 10 लाख रुपए का, लॉस नहीं भी निकाला, प्रॉफिट निकाल दिया 50,000 रुपए का, बस अब कर लो क्या करोगे, ले लो 50,000 रुपए टैक्स, यही करोगे। अगर यही वाला पीएनएल चलेगा तो यही करोगे, इनकम टैक्स के लिए चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, एक काम कर, व्हाइट वॉश के कितने 10,000 है, इसको 20 कर लग जाते हैं इतने, वो तो मैं लगा था तो इसलिए कम लगे थे। अच्छा रिपेयर के कितने हैं, 50,000 है, इसको 90 कर, आज तो महंगाई हुआ था, है ना। और बिजली का सब, मतलब जितने भी सारे खर्चे हैं बढ़ा चढ़ा के लिखेगा इंसान, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए क्या हो जाएगा, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आइडेंटिफाई करना। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, उन्होंने हर हेड के लिए बता रखा है, भाई ये खर्चे ये खर्चे ये खर्चे ऐसे माइनस करो, जितना हम बताएंगे उतना माइनस करो, जो हम बोलेंगे वो माइनस करोगे, उसके अलावा कुछ नहीं माइनस करोगे। समझ गए? तो इनकम टैक्स में भी बनता यही है, पीएनएल बनता है, बस उसे नाम क्या देते हैं, कंपटीशन ऑफ इनकम। क्या नाम देते हैं उसे, कंपटीशन ऑफ इनकम। ठीक है, यहाँ पीएनएल बना रहे थे, यहाँ क्या बनाएंगे, कंपटीशन ऑफ इनकम, कि भाई ये हमारी ग्रॉस रिसिप्ट है, इसके बाद हमने ये खर्चे माइनस कर दिए। समझ गए? इतना समझ आ गया? मतलब बनेगा यहाँ पे पीएनएल, पर यहाँ थोड़ा दूसरे तरीके से बनेगा। वहां क्या होता है, जो हमारे एक्चुअल खर्चे होते थे वो हम डेबिट करते थे। यहाँ जो इनकम टैक्स ने बोला है वो खर्चे डेबिट करने हैं, यहाँ फिर हमारे एक्चुअल से कोई लेना देना नहीं रहेगा। इनकम टैक्स ने जो बोला वो ऐसे चलेगा। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ क्या बोलेंगे उसको, कंपटीशन ऑफ इनकम। अब हर हेड के हम ऐसे बनाते चलेंगे। ठीक है, चलो अब पहला क्वेश्चन देखो इसमें, आ जाओ। एक्सप्लेन चार्जेबिलिटी ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, सेक्शन 22। इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इफ
The income is from the sale or purchase of house property. It will be taxable under the head capital gains. However, if the sale or purchase is part of business, income is taxable under the head business profession. House properties shall be included all type of house properties, that is residential house, shops, godowns, cinema hall, buildings, workshop, building, hotel, etc. ठीक है. The term house property shall include not only the building but also the land appurtenant thereto. कहने का मतलब क्या है, पहले यहां तक समझ लेते हैं. ठीक है, देखो तुम्हारे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये तुमने किराए पे दे रखी है. अब तुम्हारा क्या आ रहा है, रेंट आ रहा है. तुम्हें क्या हो रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है. ठीक है, रेंट रिसीव हो रहा है. तुम्हारा एक हाउस है, रेंट रिसीव हो रहा है. ठीक है, तो ये कहां चला गया, हाउस प्रॉपर्टी में इनकम चली गई. आ जाओ फिर, आधे घंटे में आ जाओगे ना, ठीक है ना. तो ये क्या हो गया, फिर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई, है ना. मतलब कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें. बट सपोज करो तुम्हारे ऐसे ऐसे भाई 500 घर हैं, क्या काम करते हैं, ये किराए खाते हैं. ये क्या हो गया तुम्हारा काइंड ऑफ, ये क्या हो गया, बिजनेस हो गया. तो कहाँ चले जाओ, बिजनेस प्रोफेशन में चले जाओ. समझ गए, ठीक है. अगर तुम्हारे 2-4 घर है तो हाउस प्रॉपर्टी में, 2 घर है हाउस प्रॉपर्टी में डाल दो, कोई बात नहीं, चलेगा. ठीक है. अब दूसरी चीज जो ये कह रहा था, अब तुमने मकान बेचा, मकान खरीदा, मकान बेचा, कुछ भी किया है, सेल परचेज किया, तो इनकम कहाँ चली जाएगी, ये चली जाएगी कैपिटल गेन में, इमूवेबल प्रॉपर्टी. अब सुनने में क्या लग रहा है, हाउस सेल किया है तो कहाँ जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी में. बट हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी, कैपिटल गेन में. अगर मकान खरीदा और बेचा है तो कैपिटल गेन में. अगर तुम्हारा मकान खरीदने और बेचने का ही काम है, तुम हो प्रॉपर्टी डीलर, तुम एक मकान खरीदते हो, दूसरा बेचते हो, खरीदते हो, बेचते हो, खरीदते हो, बेचते हो, पूरे साल भर यही काम करते रहते हो, तो वो तुम्हारा क्या हो गया, बिजनेस हो गया. तो वो इनकम कहाँ चली जाएगी, तब वो इनकम कहाँ चली जाएगी, बिजनेस प्रोफेशन में. समझ गए, मतलब तुम्हारा बिजनेस कुछ और है और तुमने अपना एक घर बेच दिया, उससे प्रॉफिट कमाया, तो क्या है वो, कैपिटल गेन है. तुम्हारा घर बेचने का ही काम है, खरीदने का काम है, बेचने का काम है, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, काम किया, तो कितना हो गया, क्या क्यों, वो कौन सी इनकम हो जाएगी, बिजनेस प्रोफेशन हो जाएगी. ठीक है. अच्छा, अब आ जाओ इसमें, इसने क्या बोला है, अपना देखो, अब उसका काम ही घर बेचने का, तो बिजनेस में आ गया ना सीधे. अब ये थोड़ी बोलेंगे कि एक घर के लिए तुम ये वाली इनकम निकालो, दूसरे घर के लिए ये वाली निकालो, है ना. बिजनेस प्रोफेशन है तो सारा का सारा कहाँ आ जाएगा, बिजनेस में आ जाएगा. ठीक है, बिल्कुल. बिजनेस प्रोफेशन में जो खर्चे माइनस होंगे वो उसके हेड के अलग खर्चे हैं सारे के सारे. हाउस प्रॉपर्टी के जो खर्चे हैं वो सारे के सारे अलग है. फायदा देखो अपने अपने हिसाब से दोनों ठीक है. अभी हम कैलकुलेट करेंगे सारा, पर आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि भाई आपका कोई बिजनेस है, आपने उसे जानबूझ के हाउस प्रॉपर्टी में दिखा दिया, या हाउस प्रॉपर्टी का है तो उसे बिजनेस में दिखा दिया. ऐसा भी नहीं कर सकते आप, है ना. वो तो फिर देखना पड़ेगा इनकम कौन से हेड की है, फिर उसी हिसाब से उसमें टैक्स लगाना पड़ेगा. हर हेड के क्या है, खर्चे माइनस करने के जो उसमें डिडक्शन होंगे वो अलग अलग होंगे. अब हमें वही देखना है कि भाई ये हेड है, इसकी इनकम है, इसकी ग्रॉस रिसिप्ट आएगी पहले तो ना, उसके बाद कौन से खर्चे माइनस होंगे, इसमें कौन सा अलाउड है, और फिर कौन सा रहेगा. क्लियर, समझ गए. अब हाउस प्रॉपर्टी पे मैं कुछ और चीजें बता रहा था आपको. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, लेट आउट मतलब किराए पे देना, लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी मतलब हाउस प्रॉपर्टी को किराए पे देना. आपको हाउस प्रॉपर्टी किराए पे दी, उससे आपको इनकम आई, तो आप क्या आगे कहाँ जाएगी, वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी. अगर कोई दुकान है तो शॉप भी उसमें है, कोई गोडाउन है उसी में है, सारी चीजें हैं इसमें कवर कर दी है हाउस प्रॉपर्टी. ठीक है, अगर वो आपका बिजनेस नहीं. क्लियर. कई लोगों की है ना, जैसे अब ये बिल्डिंग है, ठीक है, शॉप है, ये किराए पे दे रही है, तो कहाँ जाएगी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी. अब मुझे एक बात बताओ, सिर्फ एक प्लॉट है, एक क्या है, प्लॉट है, खाली लैंड है, बिल्डिंग नहीं, खाली जमीन है, खाली क्या है, जमीन है, वो दे दी पार्किंग के लिए, दे देते ना कई बार कि भाई इसमें पार्किंग.
किसी को किराए पे दे दी, मेरा प्लॉट है, मेरा बहुत बड़ा खेत है, मैंने किसी को किराए पे दे दिया, भाई तू यहाँ गाड़ी खड़ी करवा दे, कुछ भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या वो हाउस प्रॉपर्टी में इनकम आएगी? खाली लैंड है, बिल्डिंग नहीं है। इसमें क्या वर्ड लिखा हुआ है? हाउस प्रॉपर्टी। क्या वो हाउस प्रॉपर्टी है? नहीं है ना, अभी घर तो है ही नहीं ना, अभी क्या है? खाली लैंड है। तो वो इनकम जाएगी अदर सोर्सेज में। कहाँ जाएगी? अदर सोर्सेज में। खाली अगर प्लॉट है, खाली खेत है मेरा, मैंने वो किराए पे दे दिया, तो कहाँ जाएगा? अदर सोर्सेज में। अच्छा, अब ये मेरी एक बिल्डिंग है, ये मेरी एक बिल्डिंग है, इसका इतने एरिया में तो बिल्डिंग है, इतना एरिया पूरा खाली है, गार्डन है, वार्डन है, सब कुछ है। ये क्या है? नीचे के लैंड है और एक बिल्डिंग होगी, मैंने पूरा किराए पे दे दिया, ये पूरा क्या दे दिया? किराए पे दे दिया। तो अब बताओ, अब ये इनकम कहाँ जाएगी? अब ये कहाँ जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी में, क्योंकि इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है लैंड अपॉर्चुनेट देयर टू, मतलब अगर उसके साथ लैंड भी है, कोई बिल्डिंग है, कोई लैंड भी अगर उसके साथ अटैच है, तो कोई बात नहीं, वो भी चलेगा। ठीक है, बट आप ये नहीं बोलोगे कि बिल्डिंग मेरी यहाँ है, 3 गली छोड़ के एक खेत है, अब इसको भी मैंने इसी के साथ मान लो, इसके साथ नहीं मान सकते। ठीक है, ये जो बिल्डिंग है इसी के साथ ये लैंड है, तो ये चलेगा, ये गार्डन है, वार्डन है, जो भी है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें सब्जी लगानी है, लगा लो। वही बात है, बालकनी में टमाटर उगाना, 100 करोड़ रुपये तो उगा लो। ठीक है, समझ गए? तो हाउस प्रॉपर्टी में कौन सी इनकम आएगी, समझ गए? क्लियर है? सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए इनकम कौन सी आएगी, क्योंकि नाम है हाउस प्रॉपर्टी, है ना। तो कई बार लगेगा कि यार घर बेचा है तो वो भी तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, और नहीं, वो कहाँ जाएगी? कैपिटल गेन में। और घर बेचने का ही काम है तो बिजनेस में। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी में कौन सी इनकम आएगी? जो आपने हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया है, किराए पे दिया है। ठीक है, वो भी अगर आपका काम ही वही है किराए पे देना, तो आपका कहाँ चला जाएगा? बिजनेस में चला जाएगा। ठीक है, बहुत सारे घर है वही काम करते हैं, तो बिजनेस में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? देखो नीचे लिखा गया है, इफ एनी पर्सन हैज लेट आउट ओनली लैंड विच इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी बिल्डिंग, इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। ठीक है, मतलब कोई बिल्डिंग का कोई एसेंशियल पार्ट नहीं है वो लैंड, खाली लैंड किराए पे दे दी तुमने, एक खेत किराए पे दे दिया, तो भैया वो कहाँ जाएगा? अदर सोर्सेज में जाएगा। ठीक है, अच्छा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी held as an stock in trade from business of letting out of house property. If any person is holding house property as stock in trade for sale purchase of house property, income shall be taxable under the head business profession. Similarly, if any person has business of letting out of house property, income shall be taxable under the head house business profession. For example, हम कह सकते हैं ABC Limited is holding 5 flats for the purpose of letting out. Income shall be taxable under the head business प्रोफेशन। समझ गए? सपोज करो, इसे कहने का मतलब ये, कोई बिल्डर है, कोई क्या है? बिल्डर है। वो क्या करता है? उसके पास बहुत सारे फ्लैट हैं जो बेचने के लिए, कुछ खाली थे, उसने क्या कर दिए? किराए पे चला दिए, तो उसको भी काम आनेंगे, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम आनेंगे। और ये तो मैंने बोल दिया, अगर आपके बहुत सारे फ्लैट है, आपने काम ही वही करना है, तो वो भी कहाँ चला जाएगा? बिजनेस प्रोफेशन में। जैसे लिखा हुआ है, एक एबीसी लिमिटेड है, 500 फ्लैट उसके पास है, उसने किराए पे देना है, तो वो कहाँ चला जाएगा? बिजनेस प्रोफेशन में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब आता है कंपटीशन, सबसे इंपॉर्टेंट। कंपटीशन कैसे बनानी है आपने इसकी, यहाँ पे हम बनाते हैं कंपटीशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब ये बताओ, हमें निकालनी होती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू सबसे पहले हमें निकालनी होती है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब मैं बताऊं ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे कैसे हम? ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे कैसे? इसमें तो देखो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकली हुई है ना, सीधे म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करे हुए हैं। पर सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती क्या है और निकालनी कैसे है। अब जैसे सपोज करो, क्या होगा, इससे पूछा भाई तुम्हारा हाउस है? हाँ जी हाउस है। रेंट पे दे रखा है? दे रखा है।
अब इसने रेंट पे दे रखा है 1 लाख रुपए। ये क्या कर रहा है, किराएदार को बोल रहा है भाई एक काम कर, अपना हिसाब किताब ऐसा रहेगा, रेंट तो है 1 लाख रुपए, तू मुझे कैश में देगा 15 हजार, नहीं कैश में देगा तू 85 हजार, और चेक से देगा 15 हजार। तो मेरा रेंट कितना दिखाने के लिए 15, टैक्स कितने के हिसाब से 15 के हिसाब से, और एक्चुअल रेंट कितना 1 लाख रुपए। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो ऐसे में डिपार्टमेंट ने बोला, गवर्नमेंट ने बोला भाई ये तो मामला गड़बड़ है यार, इसके लिए कुछ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला पहले मैं लिख देता हूँ ए, फेयर रेंट। सबसे पहले बोला फेयर रेंट। फेयर रेंट मतलब, फेयर रेंट मतलब जो मार्केट में इसका रेंट है, मार्केट रेंट जिसे हम बोलते हैं फेयर रेंट, है ना। कई बार आप बोलते हैं ना फेयर मार्केट वैल्यू, तो फेयर रेंट मतलब मार्केट में क्या रेंट है। हम क्या करेंगे, बोले हम तेरे से नहीं पूछेंगे, हम खुद पता करेंगे कि मार्केट रेंट, उसके हिसाब से टैक्स लेंगे। अच्छा ठीक है, मार्केट रेंट पता करने के, इस बिल्डिंग का रेंट 10 आदमियों से पूछा, भाई साहब 10 आदमियों ने 10 रेंट बताए, सारे अलग अलग बताएंगे, एक तो हो ही नहीं सकता। एक हो सकता है भाई, तुम कोई चीज लेने जा रहे हो, कोई मार्केट में किसी बिल्डिंग का रेट पूछोगे तो भाई इसका रेंट कितना होगा, तो एक बताएगा इतना, दूसरा इतना, तीसरा इतना, चौथा इतना, अलग अलग बताएंगे सारे। तो बोला भाई ये तो दिक्कत वाला काम है यार, फेयर रेंट में तो क्या होगा, एग्जैक्ट तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो चलो पहले फेयर रेंट ले लिया इन्होंने, सबसे पहले क्या ले लिया, फेयर रेंट ले लिया। उन्होंने बोला नहीं, बंदे से पूछेंगे तो वो चीटिंग जरूर करेगा, ये तो बेईमान है ही है, इसने तो 1 लाख का 15 हजार कराया और कंफर्म है। तो सबसे पहले तो फेयर रेंट पता करो। फेयर रेंट पता किया, फेयर रेंट में उनको संतुष्टि नहीं हुई कि नहीं यार ये तो भैया मामला गड़बड़ है, फेयर रेंट तो निकल ही नहीं पाएगा। वो अड़ गया, यार हम कह रहे 1 लाख रुपए रेंट है, वो कह रहा है 1 लाख है ही नहीं, तुम्हारे कहने से क्या होता है, मेरी बिल्डिंग खाली पड़ी है, मुझे इतना भी नहीं मिल रहा, तुम कह रहे हो 1 लाख रुपए के साथ टैक्स लाओ, चौड़ा हो गया अगला। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बी पॉइंट, इन्होंने बोला म्युनिसिपल वैल्यू। क्या निकालेंगे हम, म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू। अब म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है, जैसे लोकल अथॉरिटी होती है ना, लोकल गवर्नमेंट होती है, जैसे एमसीडी है, तो एमसीडी के पास क्या होता है, हर बिल्डिंग की एक वैल्यू होती है, मतलब हर बिल्डिंग का, जैसे आप क्या करोगे, कभी हाउस टैक्स पे करते हैं ना, तो किस हिसाब से पे करते हैं कि भाई इस ये बिल्डिंग है, इसकी रेंटल वैल्यू कितनी है, इसका रेंट कितना मिल जाएगा, उसका इतना परसेंट हाउस टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट खुश हो गई, बोला भाई अब ये वाली वैल्यू देंगे हम, क्योंकि ये कैसे निकलेगी, ये ऐसे निकलेगी, एमसीडी का इंस्पेक्टर जाएगा हर बिल्डिंग में, हर बिल्डिंग का खुद भाई साहब चेक करके आएगा, खुद निकालेगा, तो एमसीडी के पास क्या होगी, बिल्कुल ट्रू वैल्यू होगी, एग्जैक्ट वैल्यू होगी। बोला भाई हम ये ले लेंगे, तो कौन सी वैल्यू ले लेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि एमसीडी का इंस्पेक्टर जाएगा, खुद जाएगा भाई साहब, खुद चेक करेगा, तो भरोसेमंद होना चाहिए ना, एक सरकारी डिपार्टमेंट का बंदा जा रहा है, बिल्कुल पूरा चेक करके आ रहा है, तो भरोसेमंद चीज है ना, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। पर हुआ उल्टा, उल्टा क्या हुआ कि ये राणा साहब बैठे थे यहाँ पे, बिल्डिंग इन्होंने रेंट पे दी थी, इंस्पेक्टर आया, धूप बहुत हो रही थी, ये आए, अरे सर आइए आइए, चलिए ऑफिस में चलते हैं, सर के लिए चाय ठंडा, सर कितना होगा इसका, मतलब रेंट क्या वैल्यू होगी, रेंटल वैल्यू। इंस्पेक्टर ने बोला इसकी तो भाई होगी कम से कम 1.5 लाख, माना उसने बोला 1.5 लाख महीने का रेंट। इन्होंने कुछ निकाला, कुछ निकाला और ऐसे रख दिया कि सर ये लीजिए, अब देखिए सर थोड़ा सा हो जाए कुछ, ठीक है, इसकी रेंटल वैल्यू रहेगी भाई 1 लाख। इन्होंने फिर निकाला और फिर कुछ सामने रख लिया, अब इसकी वैल्यू आते 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 आ जाएगी भाई साहब, जो एक्चुअल पोजीशन होगी वो होगी 10-20 हजार रुपए की। क्या है इसकी रेंटल वैल्यू, 20 हजार रुपए। तो डिपार्टमेंट खुद कंफ्यूज, बोला यार ये तो भाई साहब ऐसी वैल्यू बता रहा है जो तो सपने में भी नहीं हो सकती, है ना, तो इस पे तो भरोसा करना बेकार है। हम सोच के बैठे थे कि ये वैल्यू मिल गई हमें, अब हमें कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है, पर हमें तो लग रहा है कि इसे देखने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि ये 99% ऐसे ही होगा। ये भाई साहब बंदा आएगा, कुछ काम करके जाएगा, और काम ऐसा करके जाएगा कि लंका लगा के जाएगा। ठीक है, तो म्युनिसिपल वैल्यू उन्होंने सी पॉइंट बोला,
उन्होंने बोला पहले एक काम करो, इन दोनों में से हायर ऑफ ए और बी में से क्या ले लिया इन्होंने, हायर ले लिया कि भाई इन दोनों में जो हायर होगा। अब देखो ऐसा है ना यार, अब डिपार्टमेंट करे क्या, फेयर रेंट निकाला, वो तो हर बंदा अलग अलग बोल रहा है, वो तो एग्जैक्ट निकल ही नहीं रहा। म्युनिसिपल वैल्यू निकाली तो उसके ये हाल थे, है ना, जिस पे भरोसा किया उसी ने दगा किया। तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया, कॉम्प्रोमाइज कर दिया कि चलो भाई एक काम करते हैं, इन दोनों में से जो हायर ये होगा, मतलब आपको क्लियर हो रहा है ना, यहाँ पे होना भी यही चाहिए भाई। ऊपर वाला एग्जैक्ट मिल नहीं रहा, नीचे वाले के हाल हुए हैं, तो क्या बोलेगा बंदा, ये तो बोलेगा चल यार दोनों में से जो ज्यादा है वो ले लेते हैं अभी, है ना। अच्छा, एक आता है डी पॉइंट, अब डी में आता है स्टैंडर्ड रेंट। डी में क्या आता है, स्टैंडर्ड रेंट। अब स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, एक अलग से एक्ट बना हुआ है, वो हर एरिया का, मतलब हर बिल्डिंग का अपने हिसाब से उनका अपना फॉर्मूला होता है, उस हिसाब से वो रेंटल वैल्यू निकालता है, ठीक है। और स्टैंडर्ड रेंट का मतलब क्या हुआ, ये बोल दिया डिपार्टमेंट, वो गवर्नमेंट का ही अपना एक्ट है, तो गवर्नमेंट ने ही बोल दिया कि इस प्रॉपर्टी की रेंटल वैल्यू इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। स्टैंडर्ड रेंट का मतलब इस प्रॉपर्टी की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, मैक्सिमम रेंटल वैल्यू इतनी हो सकती है, ठीक है, समझ गए, वो क्या हो गया, स्टैंडर्ड रेंट। अब मुझे ये बताओ, सपोज ये निकला 1 लाख, अब म्युनिसिपल वैल्यू तुम्हें पता ही है, ये इसने बताया 20,000, तो यहाँ पे क्या आ गई, 1 लाख, है ना। अब स्टैंडर्ड रेंट बोल रहा है कि भाई इसकी जो मैक्सिमम जो इसका रेंट मिल सकता है तुम्हें, वो मिल सकता है 90,000। तो अब बताओ, अब क्या मान के चला जाए, 90,000 की 1 लाख, 1 लाख क्यों माना जाए भाई, ऊपर वाले फेयर रेंट किसने निकाला, डिपार्टमेंट ने निकाला, म्युनिसिपल वैल्यू किसकी, डिपार्टमेंट की, ठीक है, उसने हायर बोल दिया, ठीक है। नीचे स्टैंडर्ड रेंट किसका, डिपार्टमेंट का। डिपार्टमेंट कह रहा है कि 90,000 से ज्यादा किसी हाल में नहीं हो सकता, 90,000 ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब स्टैंडर्ड रेंट का मतलब है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, 90,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अब डिपार्टमेंट खुद ही कह रहा है कि 90,000 से ज्यादा नहीं हो सकता, खुद ही कह रहा है मैं 1 लाख मानूंगा, तो चलेगा, नहीं चलेगा ना। पहले चलता था, बाद में सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं भाई अपनी जुबान पे तो रहो, कम से कम ये तो देखो भाई तुम्हारा ही एक्ट है, कम से कम ये तो कम से कम कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, कोई बंदे ने अपना खुद तो बनाया नहीं है। तो इसमें क्या लेना पड़ेगा, लोअर लेना पड़ेगा, लोअर ऑफ सी और डी, इसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। ये क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट, मतलब अब ये उम्मीद है कि ये रेंट आएगा। अब बंदा कह रहा है कि यार हद है भाई साहब, कभी पड़ोसी से पूछ रहे हो, कभी एमसीडी से पूछ रहे हो, कभी इसके बाद मेरे को तो पूछो कि तुझे क्या मिला है ना, मेरे से पूछ ही नहीं रहे हो भाई साहब। तो डिपार्टमेंट ने बोला चल ठीक है, तू भी बता तुझे क्या रेंट मिला है। वो कह रहा भाई मुझे तो 5 लाख महीने का मिला है, इसमें कौन सा आ गया रेंट, या तो रिसीव्ड हुआ है आपको या फिर रिसीवेबल है, समझ गए, या तो मिल गया या मिलना है। वो कह रहे मैंने तो 5 लाख रुपए महीने का रेंट मिला मुझे। तो वो कह रहे हैं वाह यार, हम तो बेकार में बोल रहे थे, तू तो धोखेदार है, तू धोखेबाज है, तू तो ईमानदार निकला, सही बंदा है भाई, ऑनेस्ट बंदा है, यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन, तो तुम्हें तो इनाम मिलना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगी, हायर ऑफ ई और एफ, इतने ही पॉइंट बने ना। तो ई और एफ का जो हायर है वो क्या बन गई हमारी, GAV, ये क्या बन गई हमारी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, समझ गए। मतलब अगर देखो एक्सपेक्टेड रेंट निकला 1 लाख या 90,000 जो भी निकला, वो कह रहा है मुझे तो 5 लाख महीने का मिला है भाई, तो कह रहे हैं भाई तू तो देवता इंसान है, तो 5 लाख के हिसाब से टैक्स दे दे, समझ गए, क्लियर। अब एक चीज और बताता हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकल ये तो क्या है, हमने क्वेश्चन से आंसर निकाला है, प्रैक्टिकल लाइफ में उल्टा होता है, आंसर से क्वेश्चन निकालते हैं। मतलब ये क्या, मैंने कहा था 99% केस वैसे निकल जाते हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो आपने पूछना है बता भाई कितना किराया मिला है, उसने बोलना है कि मुझे 50,000 तो महीने मिला है, तो तुमने 50 × 12 करना है, वही GAV है, बात है,
समझ गए? ये तो क्लास में हमने क्वेश्चन करना है, इसलिए देखना है कि फेयर रेंट क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, उन दोनों में से हायर क्या है, फिर हम क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड रेंट देखेंगे, स्टैंडर्ड रेंट, और जो हमने अभी निकाला था हायर, उसमें से जो लोअर होगा वो निकालेंगे, फिर एक्चुअली जो रेंट रिसीव हुआ है उनमें से जो हायर होगा वो निकालेंगे। समझ गए? तो सबसे पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने खुद पे बेड़ा उठाया कि हम फेयर रेंट निकालेंगे, निकाला तो ऐसी वैसी हो गई। बोला अब हमारे पास है ना एमसीडी है, म्यूनिसिपल वैल्यू हर की घर की निकली हुई है, हम वहां जाएंगे, हमारे पास ट्रू वैल्यू है। वहां गए तो वहां वो मिला जो भाई साहब हो ही नहीं सकता। वहां तो बिल्डिंग के रेट पे झोपड़ी भाई साहब किराया है, बिल्डिंग और रेट है झोपड़ी की। समझ गए? तो उस पर तो फिर क्या भरोसा करना था। तो ऐसे ऐसे करके हम क्या निकालेंगे, जीएवी निकालेंगे। और प्रैक्टिकल लाइफ में आप क्या करेंगे, सीधे आप बताएंगे अच्छा जी कितना रेंट मिला है, 50,000 मिला है, 50,000 इंटू 12, यही जीएवी है, बात खत्म। अब सोचो ना तुम क्लाइंट के पास, क्लाइंट तुम्हारे पास आया भाई साहब, वो कह रहा है जी मेरे ना हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, तो तुम क्या बोलोगे, अच्छा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, ठीक है। तो उससे तुम ये नहीं पूछोगे तुझे कितना रेंट मिला है, वो लास्ट में पूछेंगे। उससे पूछना फेयर रेंट क्या होता है, फेयर रेंट कितना है, वो वही कंफ्यूज हो जाएगा। वो बोलेगा है जी ये क्या होता है ना, वो बोलेगा ये क्या होता है, फिर तुम बोलोगे अरे फेयर रेंट नहीं पता, तो पिछले साल कैसे निकाल दी वैल्यू। फिर तुम बोलोगे चल ठीक है ये बता दे म्युनिसिपल वैल्यू क्या है, बोले मुझे क्या पता भाई म्युनिसिपल वैल्यू क्या है। फिर तुम बोलोगे स्टैंडर्ड रेंट क्या है, वो बोलेगा भाई तू पागल हो गया, अपने बॉस से जाके पूछ गया। ठीक है? तो प्रैक्टिकल लाइफ में तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना, तुम्हें सीधे उससे पूछना भाई मिला कितना है ये बता, जितना मिला है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जितना जो भी है, जितना रेंट मिला है वही जी है, ये बात खत्म। ठीक है? पर क्लासरूम में हमें कैसे क्वेश्चन करना है, सबसे पहले फेयर रेंट देखना है, उसके बाद म्युनिसिपल वैल्यू देखनी है, दोनों में से जो हायर होगी। जो कहीं नहीं मिलेगा जवाब तो क्या करेगा, कॉम्प्रोमाइज करेगा। तुम भी चाहते हो तुम्हें हूर मिले, पर बाद में जब टाइम आएगा तो जो मिलेगी उससे काम करना पड़ेगा। अभी तुम भी छांट रहे हो कि वो बढ़िया है, वो बढ़िया है, फलाना बढ़िया है, फलाना बढ़िया है ना है ना, बाद में तो भैया जो मिलेगा वही होगा, है कि नहीं है? मगर इंसान कॉम्प्रोमाइज कर ही देता है ना, जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता फिर वो दुखी रहता है। इसलिए डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया, कॉम्प्रोमाइज कर दिया कि चलो यार एक काम करते हैं भाई, पहले इन दोनों में से जो हायर है वो लिख लेते हैं। फिर क्या निकाला, स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट पहले वो हायर निकाल रहे थे, तो जब डांट पड़ी तो फिर वो लोअर निकालने लग गए। भाई हो गई लोअर ना, जब मैं कह रहा हूँ कि भाई देखो किसी भी हाल में इस बिल्डिंग में 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड में जो मैक्सिमम मिलेगा। अब मैं खुद ही कह रहा हूँ कि नहीं मैं तो मानूंगा कि तेरे 1.5 लाख रुपए रेंट है ना। तो मेरी बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना, नहीं कर रही है। उसके बाद बंदे ने खुद बोला, कह रहा भाई कभी पड़ोसी से पूछ रहे हो फेयर रेंट, कभी एमसीडी के पास जा रहे हो, कभी यहाँ कभी वहां, मेरे से पूछ ही नहीं रहे। तो बताओ चल तुम भी बताओ, एक्चुअल जो रिसीव हुआ या रिसीवेबल है, वो क्या है, वो ज्यादा ईमानदार निकल गया। अगर उसने कम बता दिया तो मतलब हमारा एक्सपेक्टेड रेंट निकला 1 लाख रुपए महीने का, और उसने कम बता दिया तो उसने बोला कि मेरे को 20,000 मिल रहा है, तो बोले इसीलिए तेरे से पूछ नहीं रहे थे हमें पता था तू हरामी बंदा है, तू सही बताएगा ही नहीं, कोई 20,000 नहीं है इसका, 1 लाख रुपए रेंट है, ऐसे निकलेगा फिर, इसलिए। ठीक है? क्योंकि लास्ट में क्या है, जो हायर है, एक्सपेक्टेड और एक्चुअली रिसीव्ड और रिसीवेबल में जो हायर है वो। अगर तुमने ज्यादा बता दिया तो ईमानदार तुम्हारी वही वैल्यू मानी जाएगी, तुम्हें कम बता दिया तुम बेईमान के ठप्पे अलग लगाया जाएगा और तुम्हारा मानी भी नहीं जाएगी। ठीक है? सची में भी कम होगा तब भी नहीं मानी जाएगी मतलब यही माना जाएगा तुमने की चोरी है। सबको मतलब जिसकी इनकम होगी उसे है लिमिट। देखो ऐसा है, अगर तुम्हारा जो वो बेसिक एग्जेम्पशन वाली लिमिट 3 लाख वाली, वो तो लगेगी लगेगी ना। अगर तुम्हारी खाली हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है और 3 लाख रुपए तक इनकम है तो कोई टैक्स नहीं है। और ये जीएबी के ऊपर नहीं देखना अब नया, अभी तो हमें जीएबी में से चीजें माइनस करनी है। अभी तो जीएबी निकाली हमने, अभी तो हमें और चीजें निकालनी है। उसके बाद जो लास्ट में जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा उसके ऊपर हमने देखना है टैक्स देना है कितना देना है। ठीक है? क्लियर हो गया? इतना समझ आ गया नहीं आ गया? तो जीएबी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले पड़ोसियों से पूछेंगे डिपार्टमेंट वाले, क्या निकालेंगे, फेयर वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद एमसीडी वाले के पास भी जाएंगे कि बता भाई चल तू बता सही क्या कह रहा है तू, हमें पता है तू बोलेगा क्या, तू कैसे बोलेगा, पर बता फिर भी बता।
तेरी तसल्ली के लिए। फिर उनमें से जो हायर होगा, फिर क्या निकाला, स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट निकाल दिया, उसमें से फिर जो लोअर होगा, एक्सपेक्टेड निकल गया। फिर बंदे से भी पूछेंगे तो तू भी बता दे। अगर बंदे ने ईमानदारी से ज्यादा बोल दिया, मतलब ईमानदारी का मतलब अगर ज्यादा बोल दिया तो ईमानदार है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी ज्यादा बोल दिया तो ईमानदार है, अगर कम बोला तो बेईमान है। अगर ज्यादा बोल दिया तो ज्यादा वाला मानेंगे, कम बोल दिया तो जो एक्सपेक्टेड निकला था वही निकल जाएगा, मतलब दोनों में से जो हायर। ये क्या निकली हमारी, GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलो उसी पेज पे नीचे देखो, अब हम बना रहे थे कंपटीशन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल गई, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ये निकाल दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यार, ऐसा है तुमने कोई टैक्सेस भी भरे होंगे, हाउस टैक्स वगैरह भरे होंगे, है ना, रेंटल वैल्यू है तो हाउस टैक्स भी भरे होंगे, ठीक है, ओके। तो इसमें तुम क्या कर दोगे, लेस। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है यार, एक काम करो, सबसे पहले इसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस लेस कर दो, कर दिए। अब तुमने निकाल दिए नेट एनुअल वैल्यू, जिसे हम क्या बोलते हैं, NAV, NAV। ये क्या निकल गई हमारी, NAV निकल गई। यहां तक तो NAV निकल गई। अब हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। अब जो मैं कह रहा था ना कि भाई हर हेड में अलग अलग खर्चे माइनस होते हैं, क्या होते हैं, हर हेड में अलग अलग खर्चे माइनस होते हैं, वो डिपार्टमेंट ने बता रखा है कैसे करना है, मैं बताऊंगा। तो डिपार्टमेंट ने यहाँ पे क्या बता रखे हैं, देखो डिडक्शन अलाउड, पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, आपने यही फॉर्मेट रखा है वैसे, ठीक है, जो बुक में भी दे रखा है उसने, अंडर सेक्शन 24, इसमें 24A और B दो है, ठीक है। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन बोल लो या स्टैट्यूटरी डिडक्शन बोल लो, एक ही बात है, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ NAV। ये कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 24A, ठीक है। मतलब अभी 30% किस बात का, ये जो आपने NAV निकाली ना, कह रहा है इसका 30% आप माइनस कर लो। ये जो आपने NAV निकाली है यहाँ पे, कह रहे जी इसका 30% आप माइनस कर लो। तो 30% किस बात का, कह रहे सारे खर्चे, आपने पुताई करवाई है, रिपेयर करवाई है, मेंटेनेंस करवाई है, कुछ भी करवाई है, सबके बदले 30%। और ये हर साल मिलेगा 30%। इसमें ऐसा नहीं है कि इस बार मिलेगा अगली बार नहीं मिलेगा, इस बार मिलेगा, ऐसा नहीं, हर साल मिलेगा 30%, समझ गए। और हर चीज के लिए 30%। इसके बाद ये मत बोल देना भाई साहब मैं NAV में से, मैंने, मेरी बिल्डिंग टूट गई थी, मैंने दोबारा बनवाई है तो उसका खर्चा है, नहीं चलेगा, समझ गए, ऐसे ध्यान देगा ना, ठीक है। ये 30% किस बात का, सारे खर्चे, तुम्हारे जो भी खर्चे हैं वो सारे इसमें आ गए भाई साहब। हर साल 30% का खर्चा नहीं होगा, पर फिर भी तुम्हें दे रहे हैं। किसी साल हो सकता है 30 से ज्यादा होगा, पर उस साल 30 से ज्यादा भी नहीं देंगे। फ्लैट है 30% NAV का, बस। एक तो ये डिडक्शन हो गया इसका, एक तो ये डिडक्शन हो गया इसमें 24A, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि भाई आपको 30% की छूट दे दी, 30% इसमें से माइनस कर दो, किस बात का, सारे खर्चे माइनस हो जाएंगे, ठीक है। एक है दूसरा, एक है 24B, जैसे इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ये माउस इसका गड़बड़ क्यों कर रहा है, ये बुक की वजह से कर रहा है क्या, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपने लोन लिया होना चाहिए। ये है, एक सेकंड रखना पुराना,
ये है सेक्शन 24B। ये कौन सा है? सेक्शन 24B। ठीक है। हालांकि अभी हम इंटरेस्ट के बारे में तो बहुत सारी बातें करेंगे हम। ये आप दो दो चीजें लेस कर दिया आपने, फिर उसके बाद आपकी क्या निकल जाएगी? इनकम अंडर द हेड आउटकम। बस इतना इजी काम है इसमें। मतलब आपने दो चीजें माइनस करनी है, तीन चीजें माइनस करनी है। पहले तो जीएवी में से एमसीडी के जो टैक्सेस हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस हैं, वो माइनस कर दिए। उसके बाद सीधा 30% माइनस कर दिया, 30% निकाल दिया। उसके बाद अगर तुमने इंटरेस्ट पे किया है, किसके लिए? जैसे सपोज को तुमने घर लिया था, जो किराए पे दिया है, तुमने वो घर जब लिया था तो बैंक से लिया था, उसके ऊपर तुमने इंटरेस्ट भी पे किया होगा, है? लोन जो लिया था उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया होगा ना, तो वो इंटरेस्ट आप यहाँ माइनस कर लो, वो इंटरेस्ट यहाँ माइनस कर लो। उसके बाद जो आपकी इनकम निकलेगी वो है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इतना समझ में आया कि नहीं आया? पहले बताओ, इतना क्लियर हुआ? अब और चीजें हैं, मतलब इंटरेस्ट के बारे में काफी सारी चीजें पढ़नी हमें। प्रायर इंटरेस्ट क्या होता है, करंट पीरियड का इंटरेस्ट क्या होता है, फिर रेंट के बारे में पढ़ेंगे, कभी खाली है तो क्या है, मतलब कैसे कैसे केसेस आएंगे। सपोज 6 महीने तुमने रेंट पे चढ़ा रखा था, 6 महीने किराए पे दे रखा था, उस केस में क्या होगा? कभी ऐसा केस आएगा कि तुमने किराया तो साल भर में चढ़ा रखा था, पर वो 2 महीने का किराया नहीं दिया उसने, तो अनरियलाइज रेंट का क्या होगा? ठीक है। ये सारी सिचुएशन हम क्या करेंगे, आगे एक एक करके डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, क्लियर? इतना समझ आ गया? इतना कर लोगे? इतना तो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? चलो ठीक है, पहले इतना ही बहुत है आज के लिए।